हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4 सेमेस्टर में आरंभिक स्तर पर भाषा के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को, जो कि हमारा है 2020 का। इसके पहले हम लोगों ने आरंभिक स्तर पर भाषा में देख लिया है 2016 से लेकर के 2019 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को पूरा कवर कर लिया है। इसके साथ ही हमने राजन सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोज़ को देख लेंगे। आप सारे क्लास का PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आरंभिक स्तर पर भाषा है इसके लिए एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलता है। टोटल पूर्णांक वो 50 का होता है। प्रश्न नंबर पहला हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से, जो कि आपको प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 15 तक देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमारा है छात्राज्ञा जो है ये व्यंजन है, यानी किस प्रकार के ये व्यंजन है। ऑप्शन दिया गया है लुंडित, ऊष्, संयुक्त और उत्क्षिप्त। तो अगर हम छात्राज्ञा जो है व्यंजन देखें तो ये आपका है संयुक्त व्यंजन, या एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है, जिसमें से जो छा है ये आपका किससे बनता है, तो ये आपका का प्लस सा के संयोग से बनता है। तरा अगर हम लोग देखें तो ये आपका बनता है ता प्लस रा के संयोग से। और ज्ञा देखें तो ज्ञा जो है ये आपका बनता है, सॉरी, जो ज्ञा है वो आपका बनता है, ज्ञा जो हमारा है ये बनता है चा प्लस उआ के योग से। इसके अलावा एक और संयुक्त व्यंजन है वो आपका है सरा। सरा जो हमारा है ये आपका बनता है सा प्लस रा के संयोग से। सा प्लस रा के संयोग से ये बनता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है जिन वर्णों में सॉरी जिन शब्दों में काम का होना या करना प्रकट होता है, जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये आपका एक परिभाषा दिया गया है, ये किसकी परिभाषा है। तो अगर हम संज्ञा देखें तो संज्ञा होता है किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो ये संज्ञा का नहीं है। दूसरा होगा सर्वनाम, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम कहते हैं, ये भी नहीं होगा। फिर आपका दिया गया है विशेषण, तो जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, ये भी नहीं होगा। ये आपका दिया है क्रिया, तो जिन शब्दों से काम का होना या करना प्रकट होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, ये सभी आपके होते हैं क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है तत्सम, पर्यायवाची, विलोम और विशेषण। तो अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको विशेषण बोलते हैं। विलोम शब्द होता है जो आपका अर्थ जो उल्टा अर्थ देता है। विलोम का मतलब जो उल्टा अर्थ देता है। तत्सम आपका होता है जो संस्कृत के शब्द होते हैं उनको हम लोग तत्सम शब्द बोलते हैं। फिर आपका देगा पर्यायवाची शब्द, तो जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अगर हम लोग हवा का पर्यायवाची देखें तो आपका होता है वायु, समीर, वात, अनिल इत्यादि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण है। इसमें दिया गया है अग्रस्वर स्वर, पक्ष स्वर, समृद्ध स्वर या ये सभी। तो अगर हम मुखाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखें तो स्वरों का जो वर्गीकरण है वो आपका है विवृत, फिर आपका है अर्धवृत्त स्वर, समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर, यानी ये 4 प्रकार के हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्ध स्वर। मुखाकृत के आधार पर स्वर का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है, विवृत, फिर आपका है अर्धविवृत स्वर, फिर आपका है समृद्ध और अर्ध समृद्ध स्वर। तो इसमें समृद्ध स्वर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है वे संख्याएं जो 2 से
पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? वही संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया है सम संख्या, भाज्य संख्या, सॉरी विषम संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या या अपरिमेय संख्या। तो जो संख्या आपका 2 से पूर्ण रूप से भाज्य नहीं होता है, विभाजित नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। और जो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है उसको बोलते हैं सम संख्या। तो इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, एक परमीय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? ऑप्शन लिखा है, इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा? एक परमीय संख्या को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो अगर हम परमीय संख्या की बात करें तो परमीय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी परमीय संख्या यह होती है जिसको हम लोग पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो क्यू है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी क्यू इजकल टू नॉट जीरो, वो आपका होता है परमीय संख्या। वो आपका होता है परमीय संख्या। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, शून्य की खोज जो है ये कहाँ हुई है? शून्य की खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन दिया गया है यूनान, ब्रिटेन, बेबीलोनिया और भारत। तो अगर हम शून्य की खोज देखें तो यह आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था, किस देश में? तो ये भारत में। यानी शून्य की खोज भारत में आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 990 में 9 का स्थानीय मान है। 9 का स्थानीय मान इनमें से कौन सा? ऑप्शन दिया गया है 10, 100, दोनों या कोई नहीं। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है, अंक सहित जो मान होता है उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय मान। अंक सहित मान स्थानीय मान होता है। अंक सहित मान स्थानीय मान होता है। तो देखिए इसमें ये दिया गया है, यहाँ पूछा है 90 का, सॉरी यहाँ पूछा है 9 का स्थानीय मान। तो अगर इसमें हम देखें 9 का स्थानीय मान इन दोनों में, तो पहले का आपका जो स्थानीय मान होगा, पहले 9 का स्थानीय मान आपका 90 हो जाएगा और दूसरे का स्थानीय मान आपका हो जाएगा 900, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी भी संख्या के जो होते हैं वो दो मान होते हैं, एक स्थानीय मान होते हैं और एक जातीय मान होते हैं। तो अंक सहित मान स्थानीय मान और जातीय मान जो संख्या होती है वही उसका जातीय मान होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह कथन किसका है? आंखों में है दूध और आंखों में है पानी, सॉरी आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये है किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये जो आपका कथन है ये आपका है मैथिली शरण गुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, 1 से 9 तक की संख्याओं का 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञात छोटे छात्रों को किन माध्यमों से कराया जाना चाहिए? यानी जो 1 से 9 तक की संख्याओं का जो ज्ञान है ये छोटे बच्चों को किन माध्यम से करवाना करवाना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है खेल द्वारा, कविता द्वारा, मूर्त वस्तुओं द्वारा या उपयुक्त सभी द्वारा, या उपयुक्त सभी द्वारा। देखिए छोटे बच्चों को अगर हम संख्याओं का ज्ञान की बात करें तो उनको खेलों द्वारा भी सिखाया जा सकता है, कविता के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है और मूर्त वस्तुओं के द्वारा भी सिखाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्न में जो है दंत व्यंजन है, इनमें से कौन सा है जो दंत व्यंजन है? ऑप्शन दिया गया है का, पा, ड़ा और ना। तो इनमें से कौन सा है जो दंत व्यंजन है आपका? तो देखिए अगर हम का वर्ग का उच्चारण देखें तो ये होता है कंठ, का वर्ग का उच्चारण कंठ होता है। अगर हम इसमें देखें दंत का, अगर हम दंत वाला देखें तो ये आपका हो जाएगा ना। ना किस वर्ग में आता है? तो ना आपका आता है ता वर्ग में। तो ता वर्ग का उच्चारण दंत होता है, पा वर्ग का उच्चारण आपका ओष्ठ होता है, इसका उच्चारण ओष्ठ होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है,
सबसे छोटी समअभाज्य संख्या। तो अगर हम सबसे छोटी समअभाज्य संख्या की बात करें तो ऑप्शन देखते हैं। तो एक तो होगा नहीं, विषम है, 3 भी आपका विषम है और 5 भी विषम है। बचा हमारा बी ऑप्शन, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या आपकी है 2। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, 22 गुणे 34 का गुणनफल क्या होगा? 22 गुणे 34 का गुणनफल इनमें से कौन सा होगा? तो अगर हम 22 का 24 में गुणा करते हैं तो गुणनफल हमें जो प्राप्त होता है वो आपका होता है 748, यानी ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, गणित के मूल संक्रियाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है जोड़ घटाना, भाग गुणा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो गणित की मूल संक्रियाओं की अगर हम बात करें तो जो गणित की मूल संक्रियाएं 4 होती हैं, जिनमें से आपका आता है जोड़, घटाना, गुणा और भाग, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा? ऑप्शन दिया गया है स्पर्श, कंठ, ओष्ठ और दंत। तो अगर हम ता वर्ग के उच्चारण की बात करें तो ये आपका होता है दंत। ता वर्ग का उच्चारण दंत से होता है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ से शुरू होता है अतः लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 30 तक देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 30 तक देखने को मिलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, वर्ण का अर्थ बताइए। वर्ण का अर्थ बताइए या वर्ण क्या होते हैं? तो देखिए, वर्ण जो था उस मूल ध्वनि को कहते हैं। वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। अर्थात वर्ण जो है वैसी मूल ध्वनि है जो अखंडनीय है। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई या प्राथमिक इकाई है। वर्ण को भाषा की बुनियादी भी यानी वर्ण को भाषा की बुनियाद भी कहा जाता है, जैसे आ, का, ख, ग इत्यादि। ये आपका हो गया वर्ण का अर्थ या वर्ण किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी भाषा जो है सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन है? हिंदी भाषा सीखने के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो इसमें प्रमुख अंग टोटल 4 हैं आपका, जिनमें आपका पहला आता है सुनना, बोलना, पढ़ना तथा लिखना। हिंदी भाषा सीखने के 4 प्रमुख अंग हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब सुनना जो होता है भाषा सीखने का प्रमुख तथा प्रथम अंग है, चूँकि श्रवण और पढ़ने का उपयोग सूचना प्राप्त करने के लिए माध्यम के रूप में किया जाता है। इस प्रकार इन दोनों कौशलों को जो है ग्रहणशील कौशल कहा जाता है। इन दोनों कौशलों को यानी श्रवण और पढ़ना, ये आपका कौन सा कौशल है? तो ये ग्रहणशील कौशल कहा जाता है, इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं रिसिप्टिक स्किल। प्रश्न नंबर 18 दिया गया है, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? तो जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य का बोध हो उन्हें हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों का बोध होता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। यह वाक्य भिन्न योजक यानी विभिन्न योजक जैसे आपका है और, अंत, या, तथा, योम, इसलिए, फिर, भी, तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर इन सभी से जुड़े होते हैं। यानी इन सभी से अगर कोई सेंटेंस आपका जुड़ा है तो आपका संयुक्त वाक्य होगा। उदाहरण के लिए, राधा पढ़ाई कर रही है लेकिन राजा सो रहा है, तो ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? कहानी शिक्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, कहानी शिक्षण जो है एक प्रभावी और प्रभावशाली जो है शिक्षण तकनीक है। जो कहानी हमारा कहानी जो है एक जो है कहानी शिक्षण जो है एक प्रभावी और प्रभावशाली शिक्षण तकनीक है जो छात्रों को जो है स्वरूप स्वरूप साहित्यिकता, नैतिकता और मानवीयता के माध्यम से सिखाती है। यह छात्रों के मन को प्रभावित करने और उन्हें बोलचाल के संकेतों को समझने का मार्ग दिखाने का एक मजबूत तरीका है। कहानी शिक्षण जो होता है बच्चों में कल्पनाशीलता,
यानी रचनात्मक क्षमता, ज्ञान में वृद्धि करने तथा बालकों के मनोरंजन व आनंद का सर्वश्रेष्ठ साधन है, जो बालकों में विचार, कल्पना, तर्क तथा शक्ति का विकास करता है। शक्ति का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सौभाग्य का विलोम शब्द लिखिए। यानी सौभाग्य का विलोम क्या होने वाला है। तो अगर हम सौभाग्य का विलोम देखें तो इसका विलोम दुर्भाग्य होता है। सौभाग्य का विलोम दुर्भाग्य होता है। तो विलोम शब्द क्या होता है, तो भिन्न अर्थ वाले शब्दों को विपरीत अथवा विलोम शब्द कहा जाता है। या हम लोग बोल सकते हैं उल्टा अर्थ प्रकट करने वालों को। जैसे सौभाग्य का विलोम शब्द दुर्भाग्य हो गया, हानि का विलोम लाभ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, इकाई किसे कहते हैं। तो मापक द्वारा ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा को इकाई कहते हैं। निश्चित मात्रा को इकाई कहते हैं। यानी मापन द्वारा ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा को इकाई कहा जाता है। मापन द्वारा ज्ञात राशि की निश्चित मात्रा को इकाई कहा जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने इसको जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में देखा है कि अंक का स्थानीय मान किसे कहते हैं या स्थानीय मान किसे कहते हैं। तो देखिए स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान का अर्थ होता है कि वह संख्या किस स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर है, या सैकड़े पर है, या हजार पर है आदि। अर्थात अंक सहित मान ही स्थानीय मान होता है। अंक सहित मान ही स्थानीय मान होता है। अथवा किसी संख्या के प्रत्येक अंक का मान स्थानीय मान कहलाता है। किसी संख्या के प्रत्येक अंक का मान स्थानीय मान कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए आपका 982 में 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो चलिए देखते हैं 2 का स्थानीय मान इसमें क्या होने वाला है। तो इसमें देखिए हमारा इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़ा। 2 का स्थानीय मान 2, 8 का स्थानीय मान 80 और 9 का स्थानीय मान 900। तो इसमें 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो देखिए सरल वाक्य क्या होता है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मीना दौड़ती है, मोहन हंसकर बोला। तो ये आपका हो गया सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए विकारी शब्द का अर्थ है, जो विकारी शब्द का अर्थ होता है वो आपका है, अर्थ है जो वाक्य की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके। विकारी शब्द जो होता है इसका अर्थ क्या होता है, विकारी का अर्थ है जो वाक्य की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सके। अर्थात ऐसे शब्द जो लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कुत्ता का कुत्ते हो गया, कुत्तों हो गया, ये संज्ञा है। मैं का मुझे, हमें, ये सर्वनाम हो गया। फिर आपका अच्छा का है अच्छे, ये विशेषण हो गया। खाते के हैं खाती, ये क्रिया हो गया। यानी इनमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण जो हैं ये आपके होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, तो संज्ञा होता है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये आपके होते हैं विकारी शब्द। इसके बाद जो बचते हैं वो आपके अविकारी शब्द होते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उनमें से ये 4 जो हैं आपके विकारी और 4 अविकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, 356 में सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। इसमें सभी अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो इसमें देखिए सभी अंकों का स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान 6 है, 5 का स्थानीय मान 50 तथा 3 का स्थानीय मान 300 है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं। तो आरोही क्रम से अगर हम तात्पर्य देखें, आरोही क्रम से हमारा तात्पर्य है बढ़ते हुए क्रम में। आरोही क्रम से हमारा तात्पर्य बढ़ते हुए क्रम में। जब हम संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो संख्याओं के इस प्रकार के क्रम को
आरोही क्रम कहा जाता है। यानी संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना ही आपका आरोही क्रम कहलाता है। जैसे संख्या दिया गया है 15, 18, 20, 31, 25, इसका आरोही क्रम लिखिए। तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये आपका हो गया आरोही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? संख्या पूर्व तैयारी से आप क्या समझते हैं? तो चलिए देखते हैं संख्या पूर्व तैयारी क्या होता है। देखिए, सामान्यतः बच्चे जो होते हैं गिनती या संख्या सीखने से पहले कम या ज़्यादा, ऊपर या नीचे, दूर या पास और बड़ा या छोटा आदि से परिचित होते हैं। इसे ही संख्या पूर्व अवधारणा कहा जाता है। यानी बच्चे जो होते हैं गिनती सीखने से पहले जो होता है वो क्या जानते हैं, कम कौन सी चीज़ें कम है, कौन सी ज़्यादा है, ऊपर नीचे, कौन दूर है, कौन पास है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, आदि से परिचित होते हैं। तो इसी को जो बोलते हैं, यानी यही जो है जिसको हम लोग बोलते हैं संख्या पूर्ण अवधारणा या संख्या पूर्ण तैयारी। प्रारंभिक स्तर पर हम देखते हैं कि बच्चे संख्या गिनती का मतलब नहीं समझ पाते हैं। जैसे एक शिक्षक ने बच्चों से 18 लिखने को कहा तो उसने 81 लिखा। इसका अर्थ है, यानी 18 लिखने को कहा तो 81 लिख दिया। तो इसका अर्थ है कि बच्चे को संख्या के स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है। बच्चे में संख्या की समझ धीरे धीरे विकसित होती है। अतः संख्या के अर्थ को समझने से पहली आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को वर्गों में बांटना, क्रम में रखना तथा एक एक की संगति बताना जैसी क्षमताओं का विस्तार किया जाए। इन सभी जो है क्षमताओं का विस्तार किया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 है, हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? हंस पद विराम चिन्ह से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, हंस पद जो आपका चिन्ह होता है कुछ इस तरह से आपका होता है। हंस पद विराम चिन्ह जब लिखने में भूल से कोई शब्द या जो है पदबंध छूट जाता है तो उसे दिखाने के लिए यह चिन्ह लगाकर पंक्ति के ऊपर लिख देते हैं। जैसे सुरेश ही जो है अच्छा लड़का है। अब यहाँ देखिए कुछ छूट रहा है, अतः यहाँ जो है सुरेश बहुत अच्छा लड़का है या होगा। तो इस चिन्ह को त्रुटिबोधक चिन्ह भी कहते हैं। अब जैसे हमको यहाँ लिखना हुआ सुरेश बहुत ही, तो यहाँ हम लगाएंगे हंस पद और यहाँ लिख लेंगे बहुत, ऐसे। तो ये हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। आकाश के 3 समानार्थी शब्द लिखिए। देखिए, समानार्थी शब्द, समान शब्द वह शब्द, यानी समानार्थी शब्द वह शब्द है जिसका अर्थ दूसरे शब्द के समान होता है। जैसे आकाश का समानार्थी शब्द आसमान, गगन, नभ इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या जो होती है ये किसे कहा जाता है? तो प्राकृत संख्या, तो गिनती की जो संख्याएं होती हैं उसी को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। प्राकृत संख्या यानी संख्या 1 से अनंत तक, जो संख्या होती है 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। 1 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को जो है प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4 डाट डाट करके ऐसे आगे तक चला जाएगा। एक चीज़ यहाँ नोट कर लीजिएगा, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं जो तो प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप इस क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से जाके पूरा PDF नोट प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।